बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम केस की समाअत हुई और ये तोशा खाना नहली का जो केस था उस पर अहम समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने इस केस की समाअत की। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने आज दलाइल दिया और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने 3 ऐसे नुकात अदालत के सामने रखे हैं कि जिसके बाद तोशा खाने का पूरा जो केस है उसको उड़ा के रख दिया है अली ज़फ़र साहब ने। आप जानते हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और बतौर वकील वो मेरे आइडियल हैं। बहुत लाइक और अपने टू द पॉइंट बात करते हैं, जजेस की खुशामद नहीं करते बल्कि इज़्ज़त करते हैं। जो एक इज़्ज़त हमारे प्रोफेशन में या जो हमें हमारा जो कानून है जो बताता है कि हमारा कंडक्ट ऐसा होना चाहिए, उस कंडक्ट में रहते हुए ट्रू प्रोफेशनल तरीके से वो अपनी बात करते हैं और वो शरीफ खानदान के वकला की तरह माई लॉर्ड माई लॉर्ड माई लॉर्ड नहीं कहते रहते बल्कि टू द पॉइंट बात करते हैं और जहाँ पे ऑनरेबल जजेस की बात सुननी होती है वो सुनते हैं और अपना जो आर्गूमेंट्स है वो अदालत के सामने बड़े अदब के साथ वो रखते हैं। आज अदालत में अहम समाअत हुई है और उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे आज़म सवाती ने मुख्तलिफ जो मुकदमात बलूचिस्तान में मज़ीद को नए मुकदमात दर्ज हुए थे उस पर भी अदालत में एक नई दरख्वास्त दायर की और उस पर जवाब तलब किया गया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं, नूर मुकदम कत्ल केस पर आज समाअत हुई थी और नूर मुकदम कत्ल केस चूंकि ये एक जुल्म हुआ था और इस केस को हम पहले दिन से लेके चल रहे हैं। आज मजीद अदालत में आर्गूमेंट्स हुए। जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की नूर मुकदम कत्ल केस में अपीलों पर वकला के दलाइल सुने। समाअत के दौरान मुजरम चौकीदार मोहम्मद इफ्तिखार की जानिब से वकील राजा शफात ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरा मुवक्किल चौकीदार था तो गेट पर खड़े होने की उनकी ड्यूटी थी, अगर मुआवनत का भी इल्ज़ाम लग जाए तो ये सज़ा नहीं बनती। राजा शफात एडवोकेट के दलाइल मुकम्मल होने पर माली जान मोहम्मद की जानिब से कामरान मुर्तज़ा, जो कामरान मुर्तज़ा JUIF वाले जो सेनेटर भी हैं और फजल रहमान के वकील हैं, उन्होंने दलाल देते हुए कहा कि मेरे मुवक्किल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने गेट बंद किया। अब एक माली को अगर कामरान मुर्तज़ा जैसा वकील उनकी वकालत कर है तो क्या ये जाकिर जाफिर नहीं है? सारे केस के पीछे क्या जाकिर जाफिर नहीं पैसा लगा रहा जिसको अदालतों ने ब्री किया है इस वजह से कि उसके खिलाफ केस नहीं बनता? यही तो शौकत मुकदम का केस था कि जाकिर जाफिर और उसकी जो वाइफ है वो इस सारे मामले में इन्वॉल्व है, उनको पता था और उन्होंने केस को छुपाने के लिए जो वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों को भिजवाया और जो एविडेंस है उसको ज़ाय करने की कोशिश की गई। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि मेरे मुवक्किल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने गेट बंद किया। ट्रायल कोर्ट ने मेरे मुवक्किल को भी 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई। वाक़या के 18-19 दिन बाद मेरे मुवक्किल और थेरेपी वर्क्स के मालिक को केस में नामजद किया गया। बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा के दलाल जारी रहे और अदालत में समाअत अब कल तक के लिए मुलतवी है और उम्मीद की जाती है कि ये इनकी अपीलें खारिज होंगी और इनकी जो सज़ाएँ हैं वो बरकरार रहेंगी। जबकि दूसरी जानिब फरियाल तालपुर जो आसिफ जरदारी की बहन है उनकी दरख्वास्त, उनके खिलाफ नहली की दरख्वास्त थी। बहुत दफ़ा हमने इसके ऊपर बात की थी जब ये इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला गया था और फरियाल तालपुर के हवाले से इलेक्शन कमीशन में भी मामला पेंडिंग था। अब कल 12:30 बजे 14 दिसंबर 12:30 बजे इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाएगा नहली का और फरियाल तालपुर की नहली के लिए अरकान सिंध असम्बली अरसलान ताज घुम्मन और राबिया अजफर ने दरख्वास्त दायर की थी और अब कल इसके ऊपर फैसला सुनाया जाएगा। फैसला आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जब PDM के लिए या हुकूमती धात के लिए फैसले महफूज होते हैं और वो भी इलेक्शन कमीशन जैसा एक गैर जानिबदार इदारा, तो आप जानते हैं कि वो फैसला क्या आ सकता है। और अनहोनी हो तो और बात है, लेकिन इनको कल इनकी दरख्वास्त खारिज हो जाएगी। इनको नाअहल नहीं किया जाएगा, नाअहली सिर्फ इमरान खान की है और अगर कोई इमरान खान को छोड़ के जाए तो वो अगर ताहयात नाअहल होगा तो उसके लिए ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाएगा जिसकी ना आइन में गुंजाइश ना कानून में गुंजाइश और उसको ना सिर्फ उसकी जो नाअहली है वो ख़त्म हो जाएगी बल्कि वो सेनेटर भी बहाल हो जाएगा। तो ये हमारे मुल्क में एक ही क्राइटेरिया है कि आप इमरान खान को छोड़ दें और उसके बाद फिर देखें आप पर कैसे हमारा निज़ाम वारी वारी जाता है और कैसे आपको रिलीफ देता है। जबकि दूसरी जानिब एक तो कल मैंने आपको बताया था और ये भी बड़ी बदकिस्मती है
کہ اسپیشل جو کورٹ ہے سینٹرل اسپیشل کورٹ سینٹرل جہاں ایف آئی اے کا مقدمہ تھا، اور ایف آئی اے کے مقدمے میں عدالت نے تو اندھیر نگری مچائی اور 4 دن کے جسمانی ریمانڈ دیے۔ ایف آئی اے نے 2 دن ریمانڈ ختم ہونے کے بعد خود ہی ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا تھا، لیکن عدالت نے ریمانڈ پورا دیا تھا۔ اور اعظم سواتی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بھی اس وقت تھیں، ان کی جان کو بھی خطرہ تھا، ان کو عدالت پیش بھی نہیں کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد جب بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کے خلاف مقدمات کو غیر قانونی قرار دے دیا تو کل بحث مکمل ہوئی تھی۔ بابر اعوان صاحب نے دلائل دیے تھے، اور بابر اعوان صاحب کے ساتھ جو دوسری طرف اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں رضوان عباسی، انہوں نے بھی دلائل دیے تھے اور فیصلہ محفوظ ہوا تھا۔ پہلے کل 4 بجے سنایا جانا تھا، پھر انہوں نے کہا جی نہیں ہم 13 دسمبر کو سنائیں گے، اور 13 دسمبر کو کہا گیا یہ 14 دسمبر کو ایک بیل کا فیصلہ جو میکسیمم 1 صفحے کا یا 2 صفحوں کا ہوگا، اور یہاں بریت کی درخواستیں صبح دائر ہوتی ہیں، 2 بجے بحث ہوتی ہے اور 4 بجے بری کر دیا جاتا ہے، یہ ہمارا نظام ہے۔ جبکہ دوسری جانب 5 مقدمات تو وہ تھے بلوچستان میں جن میں ان کو رہا کر دیا گیا تھا اور بری کر دیا گیا تھا، مزید 2 مقدمات درج کیے گئے تھے، ان کو بھی چیلنج کر دیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں۔ عدالت نے اعظم سواتی کے وکیل اقبال شاہ ایڈوکیٹ سے سوال کیا کہ اعظم سواتی پر بلوچستان میں 5 درج مقدمات ختم ہونے کے بعد پرانی تاریخوں کی 2 نئی ایف آئی آر سامنے آئی ہیں۔ درخواست گزار نے کہا کہ اعظم سواتی پر بلوچستان میں درج تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کیا جائے، کل یہ نہ ہو کہ ہم یہ 2 مقدمات خارج کروائیں تو کوئی اور مقدمات آ جائیں۔ اعظم سواتی کے وکیل نے کہا کہ تمام ایف آئی آر سامنے آنے کے بعد ان کے خاتمے کا حکم دیا جائے، جس پر عدالت نے بلوچستان میں سینیٹر اعظم سواتی پر درج تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا، اور عدالت نے فریقین کو نوٹس بھی جاری کر دیا، اور عدالت نے کہا کہ سارے کا سارا جو ریکارڈ ہے وہ عدالت میں جمع کروایا جائے، اور اس پر پھر چونکہ اب بلوچستان ہائی کورٹ ان کو ایک بڑا ریلیف دے چکی ہے تو یہ مقدمات بھی خارج ہو جائیں گے، جس طریقے سے سندھ ہائی کورٹ میں معاملہ گیا ہے اور سندھ ہائی کورٹ میں جو کیس ہے وہ آگے چلا ہے۔ جبکہ دوسری جانب اور 15 دسمبر کو انشاءاللہ وہاں بھی مقدمات خارج ہو جائیں گے۔ جبکہ دوسری جانب الیکشن کمیشن میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کی، اور عامر فاروق صاحب ایک بڑے لائق جج ہیں، ان سے گلہ یہ ہے کہ توشہ خانہ ریفرنس میں وہ انٹرم ریلیف بھی نہیں دے رہے۔ اب آج سماعت ہوئی ہے، اور آج کی سماعت میں علی ظفر صاحب نے 1 گھنٹہ سے زائد دلائل دی ہیں، کم از کم انٹرم جو ریلیف کی درخواست ہے آپ اس پر تو اس فیصلے کو تو معطل کر دیں نا، تاکہ سیشن عدالت آگے نہ اس کیس کو لے کر چلے اور معاملہ رک تو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی جانب سے، حالانکہ یہی آنریبل جج صاحب ہیں جنہوں نے پہلے جب ہواؤں میں تھا سلمان شہباز تو ان کو ضمانت دی، حفاظتی ضمانت دی، اور پھر اس کے بعد آج جب وہ دوبارہ پیش ہوئے آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس نیب کے اور دوسری طرف ایف آئی اے کے کیس میں، دونوں میں 14 دن کی حفاظتی ضمانت آنریبل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے منظور کی ہے، جس پر اب شریف خاندان تکیہ لگا کے بیٹھا ہے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کریں، اور بغیر نواز شریف کے یہاں پہنچے پہلے یہ سسپینڈ ہوں اور پھر نواز شریف واپس آئے۔ تو وہاں عدالت میں سماعت ہوئی۔ محسن شاہ نواز رانجھا جو ایم این اے ہیں مسلم لیگ نون کے، جنہوں نے درخواست دی تھی، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے عدالت میں پیش ہوتے ہی کہا کہ مجھے 1 ہفتے کا ٹائم چاہیے۔ 1 ہفتے کا کیوں ٹائم چاہیے؟ کیونکہ 20 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے بھی ان سارے کیسز پر سماعت کرنی ہے۔ بہرحال چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ پہلے تو ہم علی ظفر صاحب کے دلائل سن لیتے ہیں، بعد میں دیکھتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اپنایا کہ پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کی کارروائی شروع کی ہے۔ سیشن کورٹ میں عمران خان کے خلاف فوجداری مقدمہ قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ ہوا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا 2 سے 3 ہفتوں میں سن کر ہم فیصلہ کر دیں گے۔ فیصل واوڈا کے کیس کا ذکر ہوا، 2 سے 3 ہفتوں میں بھلے جو سیشن کورٹ بھی عمران خان کو طلب کر لے، طلبی کا نوٹس جاری ہو جائے اور وہاں ٹرائل، ایک لمبا ٹرائل شروع ہو جائے، اور الیکشن کمیشن بھی اتنے میں عمران خان کو چیئرمین شپ سے ہٹا دے، لیکن ہم 2-3 ہفتوں میں فیصلہ کریں گے، اور آگے چھٹیاں آ جانی، آپ جانتے ہیں کہ انصاف ہے۔ فیصل واوڈا کیس کا بھی آج حوالہ دیا گیا، اور جو عدالت میں انہوں نے کہا علی ظفر صاحب نے کہ 62(1)(f) کے تحت ایک درخواست دی گئی اسپیکر کو، اور کہا گیا کہ عمران خان نے 2018 کے اور کچھ 2019 کے توشہ خانہ سے جو تحائف خریدے تھے وہ چھپائے ہیں، اور انہوں نے اپنی آمدن میں اس کا ظاہر نہیں کیا، جو انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی یا اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں اس میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ یہ درخواست 62(1)(f) کی دی، اور اسپیکر نے کیا کیا بجائے اس کے، اب اسپیکر کوئی عدالت تو تھا نہیں کہ وہ 62(1)(f) کی ڈکلیریشن دیتا،
स्पीकर ने बजाय उसको खारिज करने के मामला भिजवा दिया इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने आज खुद उसके ऊपर फैसला सुना दिया। अली जफर साहब कहते हैं कि पहली इलीगैलिटी ये है कि ये 62(1)(f) के तहत ना दरखास्त जा सकती थी स्पीकर को, ना स्पीकर इसको आगे फर्दर भिजवा सकते थे। अगली बात यह है कि अगर कोई ऐसा मामला हो जहां असासे आपने शो ना किए हों, तो आपको 120 दिन, जब आपने कोई कागजात नामजदगी या आपने अगर कोई जो असासों की डिटेल्स जमा करवाई हैं, तो वो जिस तारीख को आपने डिटेल्स जमा करवाई हैं उसके 120 दिन के अंदर अंदर उसको चैलेंज किया जा सकता है। अब यहाँ पर तो 3 साल गुजर गए थे, 3 साल के बाद इनको ख्याल आया और इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। और फिर तीसरा जो अहम पॉइंट अली जफर साहब ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के पास मैक्सिमम ये इख्तियार था कि इलेक्शन कमीशन ये मामला सेशन अदालत में ट्रायल के लिए भिजवा देते। इलेक्शन कमीशन ने ट्रायल के लिए तो भिजवाया ही है, लेकिन साथ इलेक्शन कमीशन ने खुद भी फैसला सुना दिया है, खुद भी इमरान खान को मियां वाली की सीट तक की हद तक नहल करके डिसीट करके फिर इलेक्शन कमीशन को। इसका मतलब है एक शख्स को एक ही ऑफेंस में आप डबल प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, पहले आपने खुद उसको सजा सुना दी है और फिर आपने आगे फर्दर ट्रायल के लिए सेशन अदालत में भेज दिया है। तो अली जफर साहब ने कहा ये एक अनोखा काम है जो कहीं नहीं होता, जो हमारा इलेक्शन कमीशन कर रहा है, और कुछ समझ नहीं आ रही कि वो कौन से इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा इख्तियार तो अदालतें नहीं इस्तेमाल करती जिनको आइन ने इख्तियार दिया है, वो कौन से इख्तियारात इस्तेमाल करके बैठा है। इस वजह से अली जफर साहब ने कहा कि ये जो तोशा खाना रेफरेंस है ये वॉइड एब इनिशियो है, ये अपने स्टार्ट से ही इलीगल है। जब 62(1)(f) के तहत इन लोगों ने दरखास्त दी स्पीकर को, ये वहां से इलीगल है, तो उससे आगे जितनी कार्रवाइयां वो सारी की सारी गैर कानूनी हैं। अली जफर साहब ने फैसल वावडा केस का भी हवाला दिया और उन्होंने कहा कि 62(1)(f) के तहत डिक्लेरेशन ना होने के सबब स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला गैर कानूनी और गैर आइनी था। अली जफर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, 62(1)(f) की डिक्लेरेशन नहीं दे सकता, इलेक्शन कमीशन के पास किसी मेंबर को नाअहल करने का इख्तियार नहीं है। और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63(f) के तहत नाअहली से तो सादिक और अमीन वाली बात निकल गई, जिस पर वकील इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा केस को मद्देनजर रखते हुए मेरे मौक्कल के खिलाफ फैसला दिया। स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त के ऊपर रेफरेंस भेजा जो गैर कानूनी था। अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुतलका ट्रायल कोर्ट को केस भेजा है जहां इस पर बाकायदा ट्रायल होगा। ट्रायल कोर्ट अगर खिलाफ फैसला दें तब इलेक्शन कमीशन नाअहली का फैसला करेगा, या इलेक्शन कमीशन बगैर ट्रायल के, बगैर सबूतों के, बगैर एविडेंस के, बगैर जिरा के डायरेक्ट ही कर देगा। तो उन्होंने कहा कि जो इमरान खान ने 20% अदायगी के बाद तोहफे हासिल किए, तमाम चालान की कापियां जमा करवाई गई, और जमा करवाने ये 20% से मुराद जब अभी नया कानून नहीं बना था, फिर बाद में नया कानून बना, फिर उसमें भी हुई सारी चीजें। तो इस पर जो लीगी वकील थे उन्होंने कहा जी हमें 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, हमने आर्गूमेंट्स करने हैं। अली जफर साहब के आर्गूमेंट्स आज मुकम्मल हो गए। अदालत ने 20 दिसंबर को, पहले 13 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर किया, अदालत ने भी 13 दिसंबर की तारीख दे दी। इलेक्शन कमीशन को ख्याल आ गया, उन्होंने 20 दिसंबर की तारीख कर दी। आज अदालत ने भी 20 दिसंबर की तारीख कर दी, बजाय इसके इस मामले को, जब इतना एक बंदा जो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर है और ये उसको तुल गया है हर हाल में इलेक्शन कमीशन नाअहल भी करना, उनको चेयरमैन के ओहदे से भी हटाना, सारी चीज़ों पर, और उसके बावजूद हमारी अदालतों का ये जो रवैया है, मेरे ख्याल में ये आइन और कानून के मुताबिक इसके ऊपर बतौर पाकिस्तानी शहरी और बतौर वकील कानूनी तौर पर इस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का अमीन नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।